कल हम लोगों ने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड समझा था और जाना था। उसमें हमने सीखा था स्फेरिकल सिमेट्री क्या होता है। आप लोग कहाँ पहुँच चुके हो? ये फील्ड वगैरह हो गया है, फ्लक्स स्टार्ट हो गया है, फील्ड ही हुआ है बस वहाँ पे, कोई नहीं। अभी हमारा तो फील्ड ही स्टार्ट हुआ, ये लगा लो। हमने ये सीखा कि पॉइंट चार्ज का जो फील्ड होता है, चलो आप दोनों कल आए थे, आप बताओ उसमें कैसी सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री की सिलेंड्रिकल सिमेट्री? स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। क्या मतलब है स्फेरिकल सिमेट्री का? कि अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में उसका फील्ड लिखूं, r थीटा फाई में उसका फील्ड लिखूं, तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड उन तीन में से केवल एक कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा, r पे, थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करेगा। आपको r थीटा फाई का अंदाजा है? नहीं। तो एक्चुअली फिर ये स्फेरिकल सिमेट्री हम वैसे याद करके चले जाते हैं, ये स्फेरिकल सिमेट्री है, बट थोड़ा सा वो सीख लेना, मैं बता दूंगा ना, पिछले वीडियो में देख लेना कैसे है, ठीक है ना। बाकी सबको क्लियर है क्या है? अब हमने पॉइंट चार्ज का फील्ड देख लिया। अच्छा, कल एक लास्ट में एक अच्छे से सवाल के साथ शायद हमने फिनिशिंग की थी। मैंने कहा था कि वो जो फील्ड है वो रेडियल डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव चार्ज का रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज का रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, इस तरह का फील्ड होता है। तो इसका ये मतलब था कि उस फील्ड का जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स का जो टॉर्क होगा वो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि वो एक सेंट्रल फोर्स की कैटेगरी में आ गया था, और सेंट्रल फोर्सेस के टॉर्क कितने होते हैं? जीरो। अगर टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल क्या हो जाता है? कांस्टेंट। क्या केवल हमने वही चीज कल यूज कर ली थी लास्ट के 15-20 मिनट? क्या वो समझ आ गया आपको किस तरह से पॉइंट चार्ज के फील्ड का हमने यूज किया? अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पार्ट चल रहा है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर चलेगा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी चल रहा है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसको ही आगे बढ़ाते हैं। तो पॉइंट चार्ज होने के बाद नेक्स्ट हेडिंग, अब मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप उसको ई लिख के वेक्टर साइन लगा देना। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। E due to a group of point charges, E due to a group of point charges। अब ये हम देखते हैं, बहुत आसान है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है क्या कभी? क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? अभी नहीं, मैं एक बच्चे से पूछूंगा, कुणाल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है बताओ? हाँ बिल्कुल सही बताया। बहुत से बच्चे गलत क्या बोलते हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ उन्होंने क्या बताया। बहुत से बच्चे केवल ये बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है द नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। क्या ये है क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? अरे जब एक पे 3 फोर्स लगेंगे तो नेट सम तो करना ही पड़ेगा वेक्टर सम, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मेन बात है, एक ने दूसरे पे जो असर किया वो तीसरे के होने ना होने पे डिपेंड नहीं करेगा, दूसरा जो असर करेगा वो पहले के होने ना होने पे डिपेंड नहीं करेगा, और दोनों का असर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम कर दो, स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर सम। तो जैसा फील्ड में था, जैसा फोर्स में था, वैसा ही आपका आ जाएगा फील्ड में। मतलब ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज आपको दिए, सपोज ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, और ये कोई एक मान लो दुनिया भर के रखती है NH चार्ज भी मैंने रखती है। These are source charges, इसको मैं कहूंगा QI। ये I नोटेशन आती है आपको लिखनी? QI क्या मतलब है इसका? QI का मतलब कोई समेशन नहीं है। QI का मतलब है ith चार्ज वेयर I कैन वेरी फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू n। QI का मतलब यहाँ मैं लिखता हूँ ith सोर्स चार्ज। QI जो है दिस इज ith सोर्स चार्ज, ये आपका ith सोर्स चार्ज है, ठीक है। ये कोई पॉइंट है P को मैंने बोल दिया P इज अवर फील्ड पॉइंट, P इज अवर फील्ड पॉइंट, और मुझे इस P पॉइंट पे नेट फील्ड निकालना है, नेट फील्ड इन सब की वजह से। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है पहले एक की वजह से ये वेक्टर बनाओ, लेट दिस वेक्टर बी वेक्टर R1, लेट दिस वेक्टर बी वेक्टर R। मान लो पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव भी हो सकता है, तो पॉजिटिव की वजह से जो फील्ड होगा वो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा E1,
E1 कितना होगा, हमने पढ़ा था उस कांस्टेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, 1/4 इनटू Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर और इनटू R1। ये आपका वेक्टर फॉर्म में E1 आ गया। मुझे इसमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो उसमें चार्ज को हमेशा विद साइन रखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते तो चार्ज को विदाउट साइन। अब अगर ये नेगेटिव होगा तो एक माइनस लगते ही R1 कैसे अपोजिट डायरेक्शन में तो फील्ड हो जाएगा रेडियली इनवर्ड। अगर ये पॉजिटिव है तो फील्ड हो जाएगा रेडियली, दोनों कवर हो गए। क्लियर? आप सभी को ये बात क्लियर है? मैं शुरू से कई बार बता चुका कि जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी की वेक्टर फॉर्म में चार्ज पुट करना हो तो विद साइन, वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में चार्ज पुट करना हो विदाउट साइन, और स्केलर क्वांटिटी का फॉर्मूला है उसमें चार्ज पुट करना हो तो विद साइन, जैसा हम पोटेंशियल एनर्जी में सीखे। अच्छा, सेकंड दूसरे का देखोगे ये इधर पे ही बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा E2। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं मैंने बताया था, दिस इज आल्सो नोन एज कूलम्ब्स लॉ, दिस इज आल्सो नोन एज कूलम्ब्स लॉ। E बराबर k/2 r² इज आल्सो कूलम्ब्स लॉ। E2 k Q2। अच्छा, ये आपने वेक्टर बनाया R2 अपॉन R2 का स्क्वायर और इनटू R2, और जो आखिरी बनेगा ये क्या बने Rn, इसका फील्ड कहीं इधर En। कूलम्ब्स लॉ लगा दिया, इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज हो गया, इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज हो गया। भाई Q1 तो इतना ही फील्ड फैलाएगा चाहे साइड में कोई हो या ना, ठीक है ना, इसमें हो गया यूज। Qn ये आपका होगा KQn अपॉन Rn² इनटू Rn। इससे आगे नहीं है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं कहता हूँ बार बार बच्चे गलती करते हैं, इतना करके फिर कहेंगे बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल E इज द वेक्टर सम ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे दिस इज बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दिस इज बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्योंकि आप ये लिख ही तब पा रहे हैं बाकी का असर नहीं हो रहा। क्या क्लियर है ना? और आपने भी शायद मिस्टेक की होगी, मैंने तो बहुत से बच्चों को देखा है, मैं जब भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पूछता हूँ नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल को, बस एक बार कि नेट फोर्स इज द वेक्टर सम, वो नहीं है, ये पहली वाली बात है, ठीक है। अब हम कहेंगे सिंस E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जो नेट E होगा एट पॉइंट P, दिस विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ E1 E2 अप टू En। अच्छा, इसको लिखते हैं सिग्मा नोटेशन में, एक आसान सी नोटेशन है। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है? इन सब में से K, वो K तो कुछ होता ही नहीं है, असल K तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये K तो लोकल K है जो आपने और हमने मिलकर अपनी समझदारी से K बोल दिया, नहीं तो ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या होगा Q1 अपॉन R1² इनटू, सेकंड में Q2 अपॉन R2² आ गया R2 कैप। तो इन जनरल ith टर्म में क्या बचेगा QI अपॉन RI² RI कैप। और ये इतनी टर्म बार बार लिखने की बजाय आप लगा दो यहाँ पे समेशन सिग्मा और ओवर आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ 1 तो इस सिग्मा नोटेशन का मतलब आप समझते हो इन सभी का सम। एक बार आई की वैल्यू 1 रखा, पहली टर्म बनेगी, फिर सिग्मा मतलब प्लस, दूसरी टर्म बनेगी सिग्मा मतलब प्लस, तीसरी टर्म बनेगी। और अगर यहाँ पाई लगा रखा हो तो अगर यहाँ सिग्मा की बजाय कैपिटल पाई लगा रखा हो, कैपिटल पाई तो देखा होगा हमने, वो लगा रखा हो, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब सम नहीं होता, उसका मतलब होता है प्रोडक्ट। उसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म ये बन गई डॉट प्रोडक्ट, सेकंड टर्म ये बन गई डॉट लास्ट। समझ गए हो? सिग्मा का मतलब है कि सबको जोड़ देना है, पाई का मतलब है कि सब पे क्या लगा देना है, डॉट लगा देना। समझ में आया ना? तो ये आपका सिंपल ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन आ गया फील्ड का। इसको एक सवाल में यूज करेंगे, आप नोट करें। हाँ, पहली बार मैंने देखा है कि किसी बच्चे ने अभी तक के 1 महीने में कोई डाउट पूछा है। हाँ बताओ, चलो शुरुआत तो हुई, कम से कम शुरुआत तो हुई। हाँ बोलो। और समेशन में क्या डिफरेंस है? इंटीग्रेशन और समेशन में क्या डिफरेंस है? समेशन होता है काउंटेबल नंबर ऑफ चीजों का जोड़। मेरे पास 10 आइटम,
दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मैं काउंट कर पा रहा हूँ उनका जोड़, मैं काउंट कर पा रहा हूँ n आइटम है तो n का जोड़। अगर मेरे पास बहुत ही लाखों करोड़ों आइटम हो, इतनी सी चीज़ है, मैंने उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उस समेशन को ही हम क्या सिंबल दे देते हैं? इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन समेशन ही है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर दुनिया भर की चीज़ें हो जाती है, उसे इंटीग्रेशन में बदलते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, इन्होंने पूछा समेशन और इंटीग्रेशन, कहीं लिखा हो सिग्मा डेल्टा एल, दिस इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रल डी। डेल्टा एल है तो वो थोड़ा बड़ा है और डीएल है तो बहुत ही छोटा, तो सेम ही चीजें, जहाँ अलग अलग जोड़ सके वो समेशन है, और जहाँ इस तरह नहीं जोड़ पा रहे बहुत पास पास बहुत ज्यादा चीजें होंगी तो उसे इंटीग्रेशन। ठीक है ना? हाँ जी यार, नया बना के दिया है हमारे घर वालों ने, घरवाली ने। उन्होंने दिया तो तकिया बना के था, साइज थोड़ा मिसमैच हो गया, ये हमने गुस्से में बनाए गए, बोले पूरे दिन इधर रहते हो, बोले ये अपने सामान ले जाओ वहीं सोया करो। चले हो गया लोग। अब देखो ये पॉइंट चार्ज वाली चीजों में यूज करेंगे, अभी मिटा दो ना, सभी ने लिख दिया। जैसे मान लो एक छोटा सा मैं सवाल मानूं, आपको दो चार्ज दिए गए, सिंपली दो चार्ज, एक मुझे दिया गया है Q और एक मुझे दिया गया है -4Q। इन दोनों के बीच की सेपरेशन है A। सवाल लिख लो कि फाइंड द नल पॉइंट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। फाइंड द null point of this configuration। मुझे लगता है फील्ड की हमारी थर्ड क्लास है यार, पहली क्लास में जस्ट फील्ड को डिफाइन किया, दूसरी क्लास में स्फेरिकल चार्ज का फील्ड निकाला है, और तीसरी क्लास में उसको आगे बढ़ाया। नल पॉइंट क्या होता है? वैसे हम पिछले पार्ट में पढ़ गए, नल पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां किसी भी चार्ज को रख दो तो उस पर फोर्स कितना हो? 0। अगर चार्ज पे फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो अब हमारी नल पॉइंट की डेफिनेशन ये हो जाएगी, उस सिस्टम में ऐसा कोई भी पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। कोई क्यू रखने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट चार्ज रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसको 0। तो हमारी पुरानी जानकारी क्या है हमारे पास? ए बी लाइन पे ही होगा नल पॉइंट, बीच में होगा कि इधर उधर होगा? बीच में। क्यों? हाँ जी योगिता जी बताओ, क्यों बीच में? कैसे देखा आपने कि बीच में? अगर लाइक चार्ज होते हैं तो बीच में होता है, और अनलाइक होते हैं तो हाँ इधर ही होगा। ये लाइक है कि अनलाइक? अनलाइक, तो बीच में तो होगा नहीं। अब बाहर भी दो इलाके हैं, इधर या उधर? छोटे के छोटे के छोटा कौन है? अब फिर वही बात, कई सोचते हैं मैथमेटिक्स हमें सिखाता है कि माइनस चीज छोटी होती ना, मैथ्स से कुछ सिखाता हूँ, यहाँ चार्ज को विदाउट साइन कंपेयर करते हैं, एक चीज पीछे की यूज हो रही, तो किस इलाके में होगा नल पॉइंट? इधर। हमने अपनी सिंपल इंफॉर्मेशन जो भी थी हमारे पास उससे पता लगाया, मैंने माना कि इधर में ही नल पॉइंट। अब चाहो तो ये डायग्राम दोबारा बना सकते हो सोल्यूशन में कि कैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं तो इसी में करता हूँ स्टार्ट। लो आपके लिए हम दोबारा से करते हैं स्टार्ट। ये ए, ये बी और ये क्यू रखा है, ये -4Q रखा है, और इसके बीच की दूरी a रखी हुई। अब
जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से हमें पता लगा कि नल पॉइंट इधर होगा, पता नहीं कितनी दूर होगा, मैंने मान लिया कि कितनी दूर है x, यहाँ से जो नल पॉइंट है वो x दूरी पे होगा, ये हमने मान लिया, ठीक है। यहाँ से जो नल पॉइंट है वो x दूरी पे होगा। अब देखो यहाँ जो नेट फील्ड, अब वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा, क्या Q की वजह से जो फील्ड होगा वो उस पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इधर होगा, रेडियली आउटवर्ड के रेडियली इनवर्ड, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड मतलब इससे दूर की तरफ, बाहर की तरफ। तो जो हमारा फील्ड होगा इस Q का फील्ड इधर होगा, E1 मैंने बोल दिया, EA बोल दिया, EA कितना होगा? K Q अपॉन x स्क्वायर। अब बात आती है -4Q का फील्ड यहाँ, -4Q का फील्ड यहाँ, क्या इस पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। कितना होगा? किधर होगा? पहली बात किधर होगा? इसको तो भूल जाओ, इसमें से रेडियली इनवर्ड मतलब खुद की तरफ। किधर होगा? इधर, इधर। छोटा होगा कि बड़ा होगा? वो दूर है वो पॉइंट, छोटा होगा बड़ा होगा कि बराबर होगा इससे? अरे छोटा होगा बड़ा होगा कि बराबर होगा? बताओ। छोटा होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि वो दूर है, फिर उस पे चार्ज में तो बड़ा है। अरे ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, वो क्या होगा? बराबर। क्यों? क्योंकि आप कौन सा पॉइंट ढूंढ रहे हैं? नल पॉइंट पे तो नेट फील्ड कितना होना है? अगर एक छोटा एक बड़ा हो गया तो क्या नेट फील्ड 0 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो नेट फील्ड 0 करने के लिए जितना E1 है उतना E यहाँ क्या बनेगा? E अगर मैं E2 लिखूं K इंटू उसका मैग्नीट्यूड, बताओ -4Q की +4Q? प्लस, क्योंकि जब भी आप फील्ड एक वेक्टर है और आप उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो विदाउट साइन लिखेंगे। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लिख रहे हैं तो विदाउट साइन, K इंटू 4Q डिवाइडेड बाई क्या? A प्लस x का लिखना आ गया। अगर ये नल पॉइंट है, लेट दिस बी द पॉइंट n स्टैंड्स फॉर नल पॉइंट, तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। मैं अगर ये इक्वेशन आगे बढ़ाऊं, K कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू K 4Q अपॉन A प्लस x का KQ से KQ गया। अब क्या किया करते थे हम, याद हो आपको? पहले अंडर रूट, याद है? नहीं तो क्वाड्रेटिक बना के बड़ा कर दोगे सवाल को। इसको केवल अंडर रूट ले लो, तुरंत छोटा हो जाएगा। आपने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड, स्क्वायर रूट लिया तो इधर क्या होता है? 1/x 4 का अंडर रूट 2 और इसका a प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a प्लस x इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू, मतलब नल पॉइंट इतना ही इधर होगा, नल पॉइंट जितना ही इसका गैप है उतना ही। तो इसमें ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज भी आ गए, 2 चार्ज, उनकी वजह से अपने फील्ड दिखा दे। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी कितने भी। वेक्टर सम करना है और यहाँ वेक्टर सम ही हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में से तो कट गए। आ गया? समझ आ गया? एक सवाल आप करके दिखाओगे, मैं बोलता हूँ आपको, लिख लीजिए। क्या ये नोट हो गया? देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस, Q each, कैपिटल Q कर लेना। 2 पॉइंट चार्जेस Q each आर फिक्स्ड एट द 2 vertices of an equilateral triangle, 2 vertices of an equilateral triangle of as length A, EDGE, as length A, of as length A, small a. Find the magnitude of electric field. Find the magnitude of electric field at the third vertex. तीसरे वर्टेक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये आपको कीजिए। ट्राई कीजिए, डायग्राम बनाइए, उसके अनुसार आप
हो गया, सिंपली वेक्टर सम करना था और कुछ नहीं। देखिए बहुत ही सीधा है, वेक्टर सम करना है आपको। एक ट्रायंगल दी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी एज लेंथ है a, दोनों कॉर्नर्स पे q चार्ज रखा है और थर्ड कॉर्नर पे आपको फील्ड निकालना है। इसका फील्ड इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड इधर होगा kq/a²। इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड इधर होगा kq/a²। ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री। ट्रायंगल लो नहीं, पैरेललोग्राम लो लगाएंगे, दोनों अपोजिट ऑर्डर में रखे हैं। तो आप पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। ये आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट की, अब जो इनका रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, इसको बाइसेक्ट करते हुए बिल्कुल ही, तो ये आपका ई बनेगा। डायग्राम आ गया समझ? क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो बिल्कुल इसको बाइसेक्ट करेगा, लेकिन हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना है। वैसे तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आता है √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये याद है सभी को। लेकिन अगर a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो जो रिजल्टेंट होता है वो होता है 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन kq/a² इनटू cos ऑफ हाफ का एंगल। हाफ एंगल कितना है? 30। असल में हुआ क्या है, इसका भी कंपोनेंट ऊपर cos 30, इसका भी कंपोनेंट ऊपर cos 30, तो 2 टाइम्स इसलिए कि वो दोनों जुड़ गए और ये दोनों साइन वाले कट गए, तो 2 टाइम्स kq/a² इनटू cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2, 2 से 2 गया और क्या आ गया, और ये k आपने अलग से बता देते हैं 1/4π। समझ आए? ठीक है, अगला सवाल। हो गया ना? सुन करो, क्यों लिखो 5 आइडेंटिकल चार्जेस, ब्रैकेट में लिख देना q each, कैपिटल Q each। 5 आइडेंटिकल चार्जेस q each are placed at the 5 vertices of a regular hexagon of edge length a, of a regular hexagon of edge length a। फाइंड E लिख लो शॉर्ट में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। फाइंड E एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। मैं आपको इसका सॉल्यूशन ना आप कर दोगे, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। इसके सॉल्यूशन में आप एक जनरल सी चीज पढ़िए, एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन छोड़ो यार, कोई भी एन साइडेड पॉलीगन आ जाए, समझ आ रहा है? कोई भी, ये मैंने बना दिया एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। सबसे पहली बात, अगर इसके हर एक कॉर्नर पे एक जैसा चार्ज बैठा होगा, हर एक कॉर्नर पे, जितने भी इसके कॉर्नर है, अगर सब पे क्यू चार्ज बैठा होगा तो जहां भी इसका सेंटर होगा वहां नेट फील्ड 0 होगा। ये थोड़ा वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी है कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के सिमेट्रिकली अरेंज वेक्टर्स आए तो उनका सम हमेशा 0 होता है। इक्वल मैग्नीट्यूड क्यों? देखो, इसका फील्ड मान लो दूरी r, इसका फील्ड होगा k/r², अगले का फील्ड होगा k/r², यानी कि सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और ये सिमेट्रिकल अरेंज होंगे। हर दो के बीच का और अगले दो के बीच का और अगले दो के बीच का एंगल क्या मिलना है? सेम मिलना है। तो जब आप इनको अरेंज करके देखोगे तो वो क्लोज पॉलीगन बना देंगे सेम ऑर्डर में, तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है? 0। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है। ऐसा होता तो आंसर आ जाता 0, लेकिन हमें तो बोला गया है कि भाई एक कॉर्नर कम है। हेक्सागन के 6 कॉर्नर होते हैं, कितना पे रखा गया? 5। एन साइडेड है तो n-1 पे रखते हैं। समझ आया? एक आया। तो इसको करने का तरीका ये होता है
गायब वाले जगह पे आप एक Q मान लो और साथ में क्या मान लो, ऐसा तो मैं मान ही सकता हूँ, कुछ नहीं है, मतलब एक Q मान लिया और एक -Q। अब ये सारे जो Q हैं ये मिलके नेट फील्ड कितना कर देंगे यहाँ 0। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू केवल इसका फील्ड बचा है -Q का, बाकी सब तो खत्म। और -Q का जो फील्ड होगा वो इसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स द वैकेंट कॉर्नर, टुवर्ड्स द वैकेंट कॉर्नर, ठीक है। और कितना होगा K Q अपॉन R², और R आपको ज्योमेट्रिकली निकाल लेना होगा। हमने तो पॉलीगन की साइड लेंथ दी थी ना कि सेंटर से दूरी, हमने तो कहा था कि जो रेगुलर हेक्सागन है उसकी एज लेंथ कितनी है A, तो ये R को आपको ज्योमेट्रिकली निकालना होगा। और हमारा आंसर तो ये आया कि जो E नेट बनेगा 1 इंटू, कोई n का चक्कर ही नहीं है, एक का ही असर होना है, एक कोई R² और किधर होगा टुवर्ड्स द वैकेंट कॉर्नर, खाली की तरफ। अब अगर मैं हेक्सागन पे जाऊंगा तो यही आंसर आएगा। अब वहां R कितना होगा, हेक्सागन में सेंटर वर्टेक्स से कितनी दूर होता है, अगर उसकी एज लेंथ A है, A ही दूर होता है। हेक्सागन में क्या होता है, अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है, अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी तो उसकी एक साइड तो साइड लेंथ ही है, तो अगर वो A है तो ये भी, तो फॉर हेक्सागन R बराबर A, और इसका मतलब E आएगा कितना आएगा AQ/A²। तो अपने सॉल्यूशन में थोड़ा ये n साइडेड बना लो, तो ये ध्यान में, मतलब अब जब n साइडेड का सवाल आएगा ना ऑब्जेक्टिव, एक ऑप्शन मिलेगा n/KQ/A², एक ऑप्शन मिलेगा n-1/KQ/A², कोई कुछ कोई, वहाँ सिंपल क्या आएगा 1 टाइम्स एक का असर। क्या आपको ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज का फील्ड निकालना आ गया, नल पॉइंट लिया, ये लिया, इस तरह से। अब ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज के स्पेशल केस पे चलेंगे। हो गया, नोट हो गया। नाम आपने सुना ही होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल तो सबने सुन रखा है, स्कूलों में तो हो ही चुका होगा शायद अब तक, या नहीं, है ना। डाइपोल, डाइपोल में एक चार्ज तो होता नहीं, कितने होते हैं, 2 इक्वल एंड अपोजिट, एक Q होगा और एक -Q, है ना। उनके बीच की सेपरेशन को अक्सर हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 2A से। तो मैं अभी डाइपोल आज स्टार्ट नहीं करूंगा। डाइपोल समझने के लिए मैं आपको एक चीज पहले समझाऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं 2 चार्ज, दुनिया भर के चार्ज हो सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज 0 होता है। तो आपको एक तरीका निकालना आना चाहिए, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और एक सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, फिर सारा चार्ज पॉजिटिव चार्ज समझ के उसके सेंटर पे नेगेटिव से, तब फिर डाइपोल डिफाइन होगा। समझ आया। एक बार फिर से अपनी किताब निकालो एनसीईआरटी को, एक टॉपिक होगा उसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, वो निकालो पहले ही चैप्टर में। एक टॉपिक होगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, कितने पेज नंबर पे है, 29। कहीं ना कहीं स्टार मार्क लग के नीचे जाओ आप, पेज के नीचे पेपर पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ चार्ज, एक नई टर्म आ गई। ये कहता है उसको डिफाइन करने का तरीका वही है जैसे आप +1 में क्या डिफाइन करते थे, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ चार्ज बिल्कुल वैसे ही डिफाइन होता है जैसे कि सेंटर ऑफ मास। डाइपोल पे जाने से पहले आपको सेंटर ऑफ चार्ज निकालना आना चाहिए। मैं तो पिछले 3 साल से तो लगातार देख रहा हूँ जेईई मेंस वाले पेपर में, क्योंकि इतने पेपर होते हैं, एक बार में 6 होते हैं। जेईई मेंस वाले पेपर में हर बार, हर अटेम्प्ट में कोई एक पेपर ऐसा आ रहा है जिसमें सेंटर ऑफ चार्ज का यूज हुआ पड़ा है। डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए उसमें 2 नहीं कई चार्ज दिए होंगे, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ चार्ज। ठीक है, अब बताओ कितने बच्चों ने आप में से सेंटर ऑफ चार्ज पढ़ के कैसे निकाला, नहीं पढ़ा। अब ये आप गलती कर रहे हो ना, आपने डाइपोल पढ़ लिए तब किताब ही नहीं खोलते हो, आप अपनी बुक ही नहीं देखते हो। डाइपोल पढ़ लिया और उसमें ये नहीं पढ़ रहे एनसीईआरटी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, वो सेंटर ऑफ मास निकालने के हिसाब से ही सेंटर ऑफ चार्ज निकालना आपको सिखा रहे हैं। तो हम डाइपोल की शुरुआत कल करेंगे, आज हम क्या सीखेंगे, सेंटर ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए
सेंटर ऑफ चार्ज। और इसमें लिख दिया करो बगल में NCERT पेज नंबर दे, कौन सा पेज नंबर है वो, जहाँ ये तेरा 29 बगल में लिख दो, ताकि आपका खुद ध्यान जाए कि हाँ यार ये चीज़ तुमसे पढ़नी चाहिए वहाँ। NCERT पेज नंबर दे। पता है बच्चा जैसे 12वीं कर जाता है, पूरी फुल तैयारी कर गया, लास्ट तक भी उससे कहीं पूछे यार सेंटर ऑफ चार्ज पढ़ा है, कहीं है, बोला मैं तो NCERT लेवल तक पढ़ता हूँ, उसमें कहीं नहीं। आप NCERT तो पूरी पढ़ो कम से कम, उसमें बहुत कुछ है, वो तो पूरी करके जाओ। जेई में पिछले 3 साल तक मैं लगातार देख रहा हूँ, उसका यूज करवा रहा है। देखिए सेंटर ऑफ चार्ज हेडिंग डाल दिया आपने। अब पॉजिटिव चार्ज का अलग सेंटर निकलता है, नेगेटिव का अलग निकलता है, दोनों का मिक्स करके नहीं। तो वो कैसे निकाला जाता है, वही तरीका जो +1 में था। सबसे पहला डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, सबसे पहला तरीका डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, मतलब अलग अलग आपको पॉइंट चार्ज नहीं दे रखे। सपोज ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, मैं फिर से कहता हूँ कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव का इकट्ठा सेंटर मत निकालने लगता, एक बार केवल पॉजिटिव चार्ज लो और एक बार केवल नेगेटिव। मान लो मेरे पास कई पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज यहाँ बैठा है Q1, उसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r। एक चार्ज कहीं यहाँ बैठा है Q2 x2 y2 z2, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r2। मैं मान लो ऐसे n है, इन जनरल हम ऐसे लिखेंगे कि कोई qi होगा वो कहाँ बैठा होगा, xi yi z। अब देखो xcc, cc क्या है, प्लस में आप cm लिखा करते थे, xcm ycm, वो cm क्या होता था, सेंटर ऑफ मास, cc मतलब सेंटर ऑफ चार्ज, ठीक है। वहां का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, m1x1 प्लस m2x2 प्लस mn(xn) डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, याद है कि नहीं बताओ। सेम वही यहाँ है, xcc q1 into x1 प्लस q2 into x2 कंटिन्यू अप टू n into xn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस mn की जगह q1 प्लस q2 प्लस कंटिन्यू अप टू 2n। इन शॉर्ट अगर इसे लिखें, ऊपर का अलग सम है समेशन, नीचे का अलग सम है समेशन। ऊपर तो समेशन है qi xi इस टर्म q1 x1 q2 x2 ये, और नीचे समेशन केवल किसका है, qi का। समेशन और i वेयर i गोइंग फ्रॉम 1 to, सिमिलरली आप ycc भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा उसमें q1 y1, बार क्या लिखना है, सिमिलरली zcc भी लिख सकते हो। इनको इकट्ठा लिखें तो r वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ c सेंटर ऑफ चार्ज बनेगा q1 into वेक्टर r1, q2 into वेक्टर r2, qn into वेक्टर rn डिवाइडेड बाय q1 plus q2 up to डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम का सेंटर ऑफ चार्ज इस तरीके से निकालते हैं। डाइपोल में तो शुरुआत में यूज है इन चीजों को, एक एक्सटेंडेड डाइपोल आएगा तो उसका डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालें, इसमें तो यूज नहीं। इसका मतलब ये है आपने 11वीं की भी NCERT नहीं पढ़ रखी, आपको ये नहीं पता होगा उस चैप्टर में क्या है, कहाँ नहीं पढ़ी 11th की NCERT। साक्षी आप 1-2 दिन आए थे, कभी इलास्टिसिटी मैंने यहाँ पढ़ाया था, वो दोबारा लॉकडाउन हो गया था, आए थे तो उसमें पढ़ा था बेंडिंग ऑफ बीम, पढ़ाया NCERT नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने तो इसलिए पढ़ाया था कि NCERT में पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्या है क्या नहीं, और उसका डिफ्लेक्शन किस तरह डेप्थ पे डिपेंड करेगा, ये सब। अब बच्चे करके तो जाते नहीं हैं किसी में, बोलो वो जो आए हुए सवाल वही करते हैं। अब और दिन कोई आकाश इंस्टीट्यूट जो बाइजू ने ले लिया है, उसका पेपर कोई था, कोई स्टूडेंट मुझे दिखा रहा था, बोल सर ये सवाल कैसे होगा, डायरेक्ट उसी पे उस एक्सप्रेशन पे। मतलब आकाश वाले भी अपने NCERT का बड़ा ध्यान रखते हैं कि कहाँ से सवाल है, हम लोग क्यों नहीं करते, वो हमें भी तो पढ़ना चाहिए। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ आपने तो पढ़ी नहीं ना
एनसीईआरटी कहीं छोड़ दिया। अच्छा चलो ना पढ़ी, पर बदले में कुछ तो पढ़ाओ। असल में दिक्कत क्या होती है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा होता, कोई सी भी एक किताब पूरी नहीं करी, ये और भी पढ़ी। चलो एक सवाल लेके फिर कंटिन्यूस चार्ज पे चलेंगे। हो गया, लिखिए सेंटर ऑफ चार्ज। उसमें देखना नीचे जो आपने अगर बुक बंद ना की हो, पेज नंबर 29, उसमें नीचे देखो, एक बार पढ़ के देखो पॉइंट क्या लिखा हुआ है उसका। एनसीईआरटी तो ऐसे हिंट देता है भाई, अब अपने आप पढ़ो आप। क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला दे रखे हैं? मुझे नहीं ध्यान है क्या दे रखे। यही है ना कि सिग्मा टाइप हो, ये है ना। अब इसको यूज कैसे करना है, जो जेई मेन तो बार बार करवा ही रहे, तो वो देखते हैं। कल जब डाइपोल पढ़ेंगे तो इसका पूरा यूज होगा। सपोज आपको एक सवाल दे दिया, XY प्लेन में, जेड पे नहीं जाना, कुछ चार्जेस रखे हुए सारे एक जैसे लेने हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एक मैंने यहाँ दे दिया 1 कूलम ओरिजिन पे, एक मैंने यहाँ दे दिया 3 कूलम, यहाँ से 4 मीटर दूर, एक यहाँ दे दिया 4 कूलम, यहाँ से 3 मीटर दूर, एक यहाँ दिया है 2 कूलम, यहाँ से 2 मीटर। बस कितने दे दिए? 1, 2, 3 और 4 चार्जेज आपको दिए हैं। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये आपको करो, बैठना नहीं कर रहे। Q1 लिया, उसके कोऑर्डिनेट पहले खुद बनाओ, इतना कमा इतना, इतना कमा इतना, चारों पे लिख के फिर वो स्टार्ट करो। XCC निकालो और YCC निकालो। कीजिए, आप बनाइए क्या। इसके कोऑर्डिनेट क्या बने? 4 0, इसके 0 3, इसके -0, इसके और इसके 0 0 बना गया नहीं। XCC, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज Q1 मान लीजिए क्या 3 into x1 कितना है 4, 3 into 4 12 प्लस Q2 ये दे दिया उसको 3 into 0 प्लस Q3 2 into -2। चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए सारे केस, लेकिन कोऑर्डिनेट 2 into -2 और ये
1 into 0 डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10 ये लेना है तो ये 0 0 रखो डिवाइडेड बाई 12 माइनस 4 8 0.8 मीटर यानी कि x कोऑर्डिनेट आगे की तरफ आया पॉजिटिव आया 0.8 आ गया ना समझ। अब आप निकालेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज क्या होगा q1 3 into 0 q2 3 ना 4 into 3 12 q3 2 into 0 and 1 into 0 so divided by total sum 1.2 यानी कि मुझे सेंटर ऑफ चार्ज निकालना आ गया कि जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो कुछ इधर 0.8 इधर और 1.2 इधर तो दिस इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो 1.2 मीटर ऊपर है और 0.8 मीटर भाई ये क्यों जरूरी है। अगर एक्सटेंडेड सिस्टम आ गया डाइपोल में तो आप कैसे डाइपोल मोमेंट निकालोगे पहले सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे फिर सेंटर ऑफ नेगेटिव फिर देखेंगे कि कैसे डाइपोल मोमेंट है ना नहीं तो उसके बिना आगे बात नहीं बनती। क्लियर है ये पूरा मतलब अगर और ऐसे नेगेटिव चार्ज अलग तो उनका भी निकल जाएगा अलग अलग सेंटर निकाल के फिर देखेंगे इसका क्या यूज है तो डाउट इसमें कोऑर्डिनेट लिखने में तो कोई डाउट नहीं है। नंबर 2 कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम ये पूरा कर लो पहले अगर नहीं हुआ नंबर 2 आपका होगा कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम। सेकंड हमारा है कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम। इसमें क्या होता है देखिए सपोज आपको फिर दोबारा से ये x y z और यहाँ कोई एक चार्ज सिस्टम दे रहा है 2D 3D कैसा भी हो सकता है ठीक है तो पूरा एक चार्ज सिस्टम है और मुझे निकालना है कि इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ है। एक जैसा चार्ज है तो पॉजिटिव या नेगेटिव तरीका क्या होगा आप इसमें एलिमेंट मानो आप किसी r पोजीशन वेक्टर पे गए किसी भी r पोजीशन वेक्टर मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट है x y z यहाँ जाके एक छोटा सा एलिमेंट मानना है छोटा सा पता है नहीं कैसे क्या करते हैं रिंग पे एलिमेंट मानना पड़ सकता है डिस्क पे स्फीयर में जो जो आप क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास में करते आए थे वो आपने एक छोटा सा एलिमेंट माना इस छोटे से एलिमेंट के अंदर जो चार्ज बैठा है सपोज कीजिए वो कितना बैठा है dq ऐसा एक dq ये रहा एक dq ये रहा एक dq ये रहा दुनिया भर के dq बैठे ठीक है। अब जो हमारा तरीका है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज q1 into x1 q2 into x2 q3 into x3 ये करते हैं हम तो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक सवाल पूछा था कि समेशन और इंटीग्रेशन में क्या फर्क है। यहाँ है यहाँ समेशन नहीं कर पाएंगे पता नहीं कितने बन जाएंगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन q1 की जगह आएगा dq x1 की जगह x ठीक है और इसको हम लिखते हैं इंटीग्रल x dq वही है dq मतलब q1 x का मतलब x1 फिर अगला समेशन मतलब जोड़ इंटीग्रेशन मतलब जोड़ q2 x2 q3 समझ गए और डिवाइडेड बाई नीचे ओनली क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ ऐसे YCM ऐसे ZCM अगर आप CM बोल रहे हो YCC इंटीग्रल y dq अपॉन इंटीग्रल dq एंड z कोऑर्डिनेट भी यही होगा इंटीग्रल z dq अपॉन इंटीग्रल dq ये आपका टोटल सम बनेगा। समझ आया ये मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं ऐसा फॉर्मूला ऐसा ही फॉर्मूला पता नहीं आपको याद आया नहीं है बस में लिखा करते थे इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm थोड़ा है क्या ध्यान करो यार भी वैसे पिछली बार नहीं थी थोड़ा ही टाइम हुआ इतना टाइम नहीं हुआ तो इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm
एक बहाना भी तो है ना हमारे पास कि हम तो क्या करें, लॉकडाउन में थे, घर पे थे, तो इसलिए पढ़े नहीं। बाकी अगर पढ़े भी होते तब भी कोई भरोसा नहीं होता कि ये याद आए कि हाँ ये पढ़ा हुआ है 11वीं में। इस तरह से है ये सेम चीज़। ठीक है, मैं आपको अभी तो थोड़ा समय कम है लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ। इसको एक सवाल में अप्लाई करके देखते हैं। लिखिए आपने, मान लो ये आता है एक सवाल कि ये एक सेमी चार्ज रिंग, ये इसका एक्सिस सिस्टम है। दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज चार्ज डेंसिटी कभी पढ़ी थी ना हमने, चार्ज डेंसिटी कंटीन्यूअस चार्ज, लैम्डा है, लीनियर चार्ज भी हो सकता है इस पे। सेमी सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर। सवाल ये है कि लोकेट द सेंटर ऑफ चार्ज। लोकेट द सेंटर ऑफ चार्ज। कर दें स्टार्ट। ठीक, तरीका क्या होगा, पहले एलिमेंट मानना होगा। और रिंग पे एलिमेंट मानना भी कभी 11वीं में सीखा होता है। रिंग पे अगर आपने एलिमेंट माना है तो ये तरीका होता है, आप यहाँ से किसी थीटा एंगल पे जाओ, थोड़ा सा बुरा गया, एंगल थोड़ा बढ़ गया, थीटा प्लस डी थीटा। मान लीजिए इस रिंग का रेडियस आर है, डेल्टा का दिया होगा सवाल में, इसके बिना नहीं हो पाएगा। रिंग का रेडियस आर है, ये तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया उसी क्वेश्चन में, समझ रहे हो ना, वो एक रिंग का डायग्राम वगैरह ठीक है, जो भी हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। तो ये एंगल कितना होता है, ये एंगल डी थीटा, ये आर, ये एंगल डी थीटा की लंबाई कितनी होती है, आर डी थीटा, ये आपकी लंबाई होती है आर डी थीटा। अब मैं आपको उसी चीज में सबसे पहले एक एलिमेंट मानो, एलिमेंट की कोऑर्डिनेट लिखो एक्स वाई जेड, फिर एलिमेंट का चार्ज लिखो डी क्यू, और फिर अपने फॉर्मूले लिखो। किया था आपने, किया था ना अभी। तो सबसे पहले मैंने एलिमेंट कैसे माना, मैं थीटा एंगल पे गया, मुझे यहाँ मैंने एलिमेंट माना, तो भाई इसके कोऑर्डिनेट बता दो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अरे इस पॉइंट के एक्स और वाई, ये आर है, ये आर है, कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। तो अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये तो आर cos थीटा बनेगा और ये आर sin थीटा। इस पर्टिकुलर पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट होंगे बनेंगे आर cos थीटा एंड आर sin थीटा, ये बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट आर cos थीटा एंड आर sin थीटा। समझ आया, समझ आ गया। फिर ये जो एलिमेंट बना है इसकी लेंथ, इसकी छोटी सी जो लेंथ है वो कितनी है, आर डी थीटा, ठीक है। तो इसका जो चार्ज होगा डी क्यू वो होगा लैम्डा इनटू इसकी लेंथ, क्योंकि लैम्डा का मतलब होता है यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो लैम्डा। तो आर डी थीटा में कोई डाउट है क्या, लेंथ कैसे है, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू सेंटर पे एंगल। पढ़ा है हमने, लेंथ ऑफ एनी सर्कुलर आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू, जैसे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, क्यों होता है, क्योंकि उसने सेंटर पे एंगल 2π बना रखा होता है। तो पूरी लंबाई हो जाएगी एंगल इनटू रेडियस 2π इनटू आर, ठीक है। क्लियर है ना ये बात, भैया को तो यही बात आज पता था कि इस तरह का भी काम होता है। सुनो इधर सुनो, तो ये डी थीटा लेंथ है तो ये होगी आर डी थीटा, यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा है तो आर डी थीटा में कितना होगा, लैम्डा इनटू आर डी थीटा। डी क्यू आ गया मेरे पास, एक्स आ गया मेरे पास, वाई आ गया मेरे पास, सब कुछ आ गया मेरे पास। एक्स सी सी क्या पढ़ा था, इंटीग्रल एक्स टी क्यू अपॉन, घर से करोगे तो सुनो थीटा की लिमिट बता देता हूं इंटीग्रेशन में। थीटा यहां से शुरू होते होते यहां आएगा, तो थीटा की इनिशियल वैल्यू तो कितनी लेंगे 0, और फाइनल डिग्री में मत बोला पाई, डिग्री में गड़बड़ हो जाती है 0 से पाई। डिग्री तब सही रहता है जब वो साइन या कोस के आगे लगाना, खाली थीटा लगाना तो गलत दे देगा। 0 से पाई, मैं आपको आंसर बता देता हूं, आपका एक्स सी सी आना चाहिए 0,
आपका YCC आना चाहिए 2R/y। किसी को याद आया हो तो यार ये फॉर्मूला +1 में भी याद करवाया जाता है बच्चों को कि सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर से 2R/y ऊपर हो। नहीं आ रहा है तो घर जाके सोचना, किताब देखना, पीछे क्वेश्चन के नोट्स देखना। चलिए कल हम डाइपोल लेंगे, इससे हम शुरुआत करेंगे और डाइपोल पे फोकस करेंगे क्योंकि टाइम वही रख लेते हैं उसे। ठीक है, थैंक यू।